अस्सलाम वालेकुम, मुझे कैसे हैं सब लोग। होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, मूवमेंट्स का असूल। उर्दू मीडियम वालों के लिए हम लोग देखते हैं, कहते हैं मूवमेंट का असूल समझने के लिए सबसे पहले क्या हम देखते हैं। मूवमेंट्स का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब टॉर्क जो फोर्स चीज़ों को घुमाती है उसका असूल क्या है। कहते हैं एक सरगर्मी है, उसकी मदद से मूवमेंट ऑफ कह लें मूवमेंट का असूल समझ में आएगा। वो क्या है, कहते हैं एक मीटर रूल को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे फाना रख के इस तरह से बैलेंस करेंगे उसकी हालत में रहे। कहते हैं ये मेरे पास एक स्टिक थी, आपने क्या करवाना है, इसको दरमियान पे बैलेंस करवाना है। तो मैं क्या करती हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चे वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम कहते हैं तकरीबन इसका सारा वजन जो है वो लाई कर रहा होता है, सेंटर वो होता है। मैं क्या करती हूँ, इसको किसी एज के ऊपर, इसको वेज भी बोलते हैं सॉरी, और इसको फाना भी बोलते हैं, इसके ऊपर इसको बैलेंस करवा देती हूँ। आप लोग अक्सर देखते हो ना, आप लोग स्केल को पकड़ के अपनी फिंगर के ऊपर बैलेंस करवाना चाह रहे होते हो, तो यहाँ पे वही सिचुएशन है कि ये एक स्केल है, ये आपके पास एक स्टिक है, उसको क्या करवाना चाह रहे हो, ये एक नोकदार हमारे पास डिवाइस होता है जिसको वेज बोलते हैं। कहते हैं इसके ऊपर बैलेंस करवा दो। अब जब बैलेंस करवा दोगे ना तो बच्चे ये यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, मतलब ये उफ की हालत में इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। कहते हैं आप क्या करें, दो बार्ट्स मतलब दो वजन W1 और W2 वेज के एक तरफ से L1 और L2 फासले पर लटका दें। कहते हैं ये सेंटर था जहां पे आपने उसको बैलेंस करवाया था। अब दो बैट लो, मतलब दो वेट्स लो, एक W1 और एक W2। W1 को थोड़ा डिस्टेंस के साथ यहाँ पे लटका दो और इसको W2 को थोड़ा कम डिस्टेंस पे लटका दो। मैं कहती हूँ W1 को मैंने जितना डिस्टेंस के साथ लटकाया वो WL1 है, और जो वेट 2 है ये L2 है। जब मैं इसका वजन बच्चे डालूंगी तो ये ऊपर की तरफ नहीं उठ जाएगा, जब मैं यहाँ पे वजन हैंग करूंगी, वजन को लटकाऊंगी, तो मेरे पास क्या होगा, ये स्ट्रेट नहीं रहेगा बल्कि ये क्या होगा, ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। कहते हैं फिर क्या करें, आप दूसरी साइड पे भी एक वजन लटका दो। ठीक है, जब वजन लटकाऊंगी तो ये नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सॉरी कि एक तीसरा बार जो है वो क्या करें, दूसरी साइड पर लटका दें, तो ये मीटर रूल जो है वो दोबारा से नीचे आ जाएगा। अब हमारे पास बात करते हैं कि ये सेंटर है, इस सेंटर पे मैंने एक वेट लगाया है L1 के ऊपर, दूसरा मैंने लगाया है L2 के ऊपर। इसी तरह से इस सेंटर के दूसरी साइड पे मैंने एक वजन लगा दिया है W3 कितने डिस्टेंस के ऊपर, L3 के ऊपर। याद है हमने टॉर्क का फार्मूला पढ़ा था, टॉर्क का, या हमने कह लें कि फार्मूला पढ़ा था, ये हमारे पास प्रोडक्ट होता है मोमेंट आर्म का। मोमेंट आर्म बेसिकली था क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम दी सेंटर टू दी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, के सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहाँ पे फोर्स लग रही होती है, और फोर्स का कि आपके पास सेंटर से उस पॉइंट तक जहाँ पे फोर्स लग रही है वहां तक का डिस्टेंस और फोर्स दोनों का प्रोडक्ट होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा, जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी वो चीज़ ज़्यादा घूमती है। तो ये सेंटर से डिस्टेंस है। अब अगर ये मैं वजन यहाँ पे लटका रही हूँ तो इसका सेंटर से, सेंटर ये था ना, यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस करवाया है, इसका डिस्टेंस L1 है, इसका डिस्टेंस L2 है, इसका डिस्टेंस क्या है, L3 है। कहते हैं अब ये बैलेंस हो गया, तो अब इसके ऊपर टॉर्क इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, वो देखते हैं। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहले वेट की बात करूँ, ये देखें ये वाला वजन है बच्चे, वेट फोर्स हमेशा किस तरफ होती है, नीचे की तरफ होती है। सेंटर किस तरफ है, ये दरमियान में है, तो ये हमेशा इसको मूव करवाएगी, घुमाएगी सेंटर की तरफ। तो इसको क्या करेगी, सेंटर की तरफ इसको फोर्स लगाएगी, इस तरफ। ठीक है, आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ा हुआ ना बच्चे। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी इस तरह से चलती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये वाली घड़ी इस तरह से चलती है तो ये क्लॉकवाइज होगा, इसका ऑपोजिट होगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये देखें, ये हमारे पास इस तरह से इसको घुमाएगा सेंटर की तरफ, ये वेट फोर्स हमेशा नीचे है तो ये इसके सेंटर की तरफ घुमाएगा, तो मतलब इसकी डायरेक्शन ये होगी। अब इसकी डायरेक्शन क्या है, ये कौन सी है, क्लॉकवाइज इस तरफ है, तो इसका ऑपोजिट ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली बात तो मुझे पता चल गई कि टॉर्क किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में है। दूसरा, टॉर्क प्रोडक्ट किस किस का होता है, फोर्स का, वेट का, और दूसरा इस पॉइंट पे जहां पे फोर्स लगा रहे हो वहां से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, और वो क्या है, L1। तो इसका टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, W1 मल्टीप्लाई बाय L1। किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। अब अगर मैं बात करूं वेट 2 की, वेट 2 की मेरे पास क्या है, अब ये वेट 2 भी मेरे पास क्या है, दरमियान की तरफ नहीं है,
वेट हमेशा डाउनवर्ड में होता है। सेंटर किस तरफ है, सेंटर ये है, तो इसको क्या करेगा, इसको घुमाएगा सेंटर की तरफ। तो ये भी मेरे पास कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे पता चल गया टॉर्क कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब टॉर्क की वैल्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है बच्चे, इसके वजन की, वेट फोर्स पे और इस डिस्टेंस पे। तो इसका हमारे पास टॉर्क क्या आएगा, वजन क्या है W2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब जहाँ पे फोर्स लग रही है और सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर, मोमेंट आर्म के ऊपर, L2 दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो मुझे पता चला इसकी वजह से भी मेरे पास सेंटर की तरफ टॉर्क जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था, इसकी वजह से भी एंटी क्लॉकवाइज था, और मैंने दोनों की वैल्यूज पता कर ली। अब अगर मैं तीसरे की वजह से देखूं, अब ये वेट फोर्स क्या है, ये मेरे पास डाउनवर्ड है, लेकिन अब बच्चे जो मेरे पास सेंटर है वो इस साइड पे नहीं है बल्कि इस साइड पे है। तो ये क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ, इसकी तरफ खींचेगा, तो इसको इस तरफ लेके जाएगा ऐसे। अब ये तो घड़ी नहीं चलती इस तरह से 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये इसको किस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगा, क्लॉकवाइज में। और टॉर्क का फार्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगी उसकी, ये फोर्स कितनी है, वेट कितना है, और सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, मूवमेंट आर्म कितना है, L3। तो मैंने यहाँ पे देखा ये दो जो वेट थे इसके अलॉन्ग कौन सा टॉर्क दे रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला कौन सा दे रहा था हमारे पास, ये दोनों क्लॉकवाइज दे रहे थे। ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज और ये कौन सा कर रहा था, ये क्लॉकवाइज, मतलब इसके गिर्द घुमा रहा था। तो कहते हैं टोटल हम मालूम करेंगे, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मुझे बैलेंस हो गया, मतलब जितना ओवरऑल इधर टॉर्क है उतना ही इधर टॉर्क है, चाहे वजन का एक ही है, लेकिन एक वजन भी आप देखें ज्यादा है। तो मैं मालूम करेंगे टोटल हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क कितना था, वो इक्वल है किसके, टोटल क्लॉकवाइज में, क्योंकि ये बैलेंस्ड है। बैलेंस का मतलब है जितना इधर टॉर्क लग रहा है उतना ही इधर लग रहा है। ये ऐसे इसको घुमा रहा है नीचे की तरफ और ये इसको इस साइड पे लेके आ रहा है। तो हमने पढ़ा एंटी क्लॉकवाइज में ये दो टॉर्क्स आपके पास होते हैं, क्लॉकवाइज में ये टॉर्क होता है। तो यही मोमेंट का असूल है। ये कहते हैं कि जब भी कोई शय मुतवाजन हालत में होती है, मतलब बैलेंस हुई होती है, ये बैलेंस हुई हुई है, ठीक है, किसी साइड पे गिर नहीं रही, दरमियान में ये बैलेंस होती हुई है। इसका मतलब है जितना इसकी एक साइड पे टॉर्क लग रहा होगा उतना ही दूसरी साइड पे लग रहा होगा। मतलब अगर एक साइड पे क्लॉकवाइज जितना टॉर्क होगा दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी उतना ही होगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं किसी नुक्ते के गिर्द मोमेंट्स का मजमुआ इस नुक्ते के गिर्द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मोमेंट्स के मजमुए के बराबर होगा। मतलब जितना क्लॉकवाइज मोमेंट्स का मतलब होता है टॉर्क, जितना क्लॉकवाइज टॉर्क है, जितना क्लॉकवाइज मोमेंट्स है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज है, अगर वो बैलेंस हुआ है। तो इसी को क्या कहते हैं, मूवमेंट का असूल कहते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है। अगर एक्सरसाइज में देखें, ये देखिए पहले सवाल है किसी एक मिसाल के जरिए मूवमेंट के असूल की वजाहत करें। तो इसमें आप सरगर्मी ले सकते हैं, ये पहले वाली, मतलब इसमें एक सरगर्मी के जरिए एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है वो सारा इसके आंसर में आ जाएगा, वो एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पहले आप सरगर्मी के जरिए उसकी वजाहत करेंगे कि आपने एक रॉड ली, एक आपने कैलोमीटर रूल लिया, उसको बैलेंस करवाया, बाद में एक साइड पे दो वजन लगा दिए, ये वजन लगाएंगे तो ये थोड़ा इनबैलेंस हो जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा, दूसरी साइड पे एक और वजन लगा दो। अब वजन लगाओगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे लगा दें, इसका डिस्टेंस L1 होगा, इसका L2 होगा, इसका L3 होगा। अब ये सेंटर है, ये वजन भी इसको इसकी तरफ नीचे की तरफ बेंड करवाएगा, लेके आएगा, ये भी इसको लेके आएगा और ये भी। अब यहाँ पे ये जो इसको बेंड करवाएगा, थोड़ा घुमाएगा, वो इसको एंटी क्लॉक में करवाएगा, ये भी एंटी क्लॉक में और ये क्लॉक में। तो अगर सेंटर पे ये मीटर रोल ये स्टिक बैलेंस हुई हुई है, इसका मतलब है जितना ये टोटल टॉर्क लगाएंगे वो इस टॉर्क के बराबर होगा। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज के इक्वल होगा। आपके पास टॉर्क का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, हमारे पास ये टोटल इसकी वेट फोर्स कितनी है और इसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है। तो इसका भी हमारे पास टॉर्क आ जाएगा, इसका भी टॉर्क आ जाएगा, और सिमिलरली इसकी वेट फोर्स और इसका सेंटर से डिस्टेंस। कि अगर कोई मीटर रोल दरमियान में बैलेंस हुई है तो जितना एक साइड पे टॉर्क होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उतना ही दूसरी साइड पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ये स्टेटमेंट है बच्चे लास्ट में। अगर आप स्टेटमेंट को स्टार्ट पे लिखना चाह रहे हो, बाद में एक्सप्लेन कर रहे हो, करना चाह रहे हो सरगर्मी के जरिए, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज आप इसको एसएच भी लिख सकते हैं। तो स्टिल बच्चे इस टॉपिक से रिलेटेड आपने कोई भी पॉइंट पूछना हो, कोई कंसेप्ट ना क्लियर हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।